Hello everyone, my name is Pai Sharma and I hope you all are doing well. From today onwards, we'll be studying geography, especially for prelims and mains of both UPSC and state PCS. Geography start करने से पहले introduction about myself. I've been both geography and environment faculty at few institutes of UPSC coachings like Understand UPSC and IAS IPS Mentor. I hope मेरा जो experience है वो आपको थोड़ा help कर सके in this journey of geography. जोग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है जो फेवरेट होता जा रहा है यूपीएससी का. वी सी प्रीलिम्स ऑफ 2023 एंड बोथ 24 काफ़ी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी से. हम सारे पीवाईक्यूज को भी देखेंगे. यू विल योर सेल्फ बिलीव इन दिस जर्नी कि एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह से उसमें से क्वेश्चन आते हैं. राइट. तो जोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो GS 1 में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है. ठीक है. उसके अलावा प्रीलिम्स में भी लो हैंगिंग फ्रूट है, कंसेप्ट बेस है थोड़ा. अगर हम इंडियन जोग्राफी की रट्टाफिकेशन को हटा दें, मैपिंग को हटा दें, तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है. अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है 100% ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. रट्टाफिकेशन भी नहीं है. सो लो हैंगिंग फ्रूट है एंड पता नहीं क्यों बच्चे जोग्राफी से बहुत डरते हैं. तो हम उस डर को हटाते हैं, जोग्राफी को सॉल्व करते हैं. राइट. सो यहाँ पे पहले हम पीवाईक्यूज को देखेंगे सो दैट एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से कंसेप्ट्स पे फोकस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले 2024 के क्वेश्चंस को देखते हैं. 2024 के जो क्वेश्चंस हैं जो ज्योग्राफी में आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, बट ओनली उन दोज क्वेश्चन दैट आर फ्रॉम एनसीईआरटी. तो 21 जून पे जो क्वेश्चन आए, एक तो पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है एंड हम इसको एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर सकते हैं. देन कम्स क्वेश्चन अबाउट वाटर वेपर. ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में से सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, मतलब नॉट डायरेक्टली बट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अबाउट कोरियोलिस फोर्स. ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट हाफ ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज. यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन. Let's move forward. Then this question is also solved from NCERT. The only thing is you need to have adequate knowledge about both of these statements. मतलब बहुत ध्यान से अगर line by line NCERT पढ़ोगे, you can solve this question. Then this question again doable from NCERT and also इसमें ये दो statement can be done with the help of PYQ. तो again NCERT से question आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. Then comes the question of this गंगा, right? अब इस क्वेश्चन में क्या था, मैप जो था ना, अगर किसी ने मैप को देखा होता तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेता. वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ ट्रिक कि जो भी गंगा जी के जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको सॉल्व करने की एक ट्रिप है कि राम जी सीता जी गए कोलकाता. तो यहाँ पे जी एंड के, ठीक है, इस तरह से हम रिवर को सॉल्व कर सकते हैं. तो अगेन उसको तो हम लेटर ऑन डील करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है. आगे चलते हैं. यहाँ पे बेसिकली दो अलग अलग चैप्टर से कंसेप्ट लगेंगे, बट वी कैन डू इट. फिर आगे चलते हैं. देन दिस, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट लगेगा, बट अगर आपको ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है फ्रॉम दिस चैप्टर, यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का है, ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फिर देखो ये तो हमारे 2024 के क्वेश्चन थे. नाउ यू कैन सी कि 2024 में काफ़ी ईजी पेपर आया था, बट लेट अस हैव लुक टुवर्ड्स 2023. ठीक है. सो देयर इज दिस क्वेश्चन अबाउट नेबुला. डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में. अब नेबुला की डेफिनेशन ये है, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस. अब किसी भी बच्चे को अगर पता है कि फर्स्ट वन इज द आंसर, मतलब इसका आंसर सामने वाला तो नहीं है, इसका आंसर ऊपर वाला है, तो दैट मीन्स ये वाला भी गलत होगा. एंड पल्सार्स वर इन करंट अफेयर. ठीक है, करंट अफेयर में थे, तो दिस क्वेश्चन कैन बी डूएबल फ्रॉम एनसीईआरटी. मतलब आपको करंट अफेयर की नॉलेज भी हो प्लस आपको एनसीईआरटी की नॉलेज हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अब किसी को केवल करंट अफेयर की नॉलेज है, एनसीईआरटी की नॉलेज नहीं है, तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा. देन फिर क्वेश्चन आता है हमारा एटमॉस्फेयर पे. अगेन इन सोलर रेडिएशन, सोलर इंसोलेशन का एक चैप्टर है, उसमें से दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. देन पी वेव एस वेव 100% डूएबल फ्रॉम एनसीईआरटी. डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के बनाया है क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एक कंसेप्ट है एनसीईआरटी में, डेफिनेशन दे रखी है, उसका अगर कंसेप्ट एप्लीकेशन लगा लो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है. देन ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, 2015 का पीवाईक्यू रिपीटेड है. ओके. देन दिस स्टेटमेंट अगेन कैन बी डन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी का रेलेवेंस क्या है, अब आपको समझ में आ चुका होगा. मेंस में भी अगर हम देखें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक एक वर्ड से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है. ठीक है. सो फाइनली एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं. बट एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ समझनी है कि हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे. नंबर 1, हम फोकस करेंगे कंसेप्ट पे. ठीक है. कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है. बेसिक्स अगर समझ में आ गए ना तो दिमाग लगा के अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. एंड नंबर 2, हम फोकस करेंगे उन फैक्ट्स पे जो जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चन आता है. हमें एनसीईआरटी का एक भी फैक्ट या फिर एक भी ऐसा कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है यूपीएससी, उसे छोड़ना नहीं है. ठीक है. तो इन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, दैट इज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ.
फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इसमें फालतू चीज़ें दे रखी है, इंपॉर्टेंट उसमें कुछ इतना है नहीं। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में PYQs आ चुके हैं, इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। कुछ चीज़ें हैं जिसमें से आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन नेवर ट्रस्ट UPSC, राइट? तो उन चीज़ों को भी समझेंगे। इसको समझने से पहले प्लेन पेपर में समझते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक्चुअली बनी कैसे, ठीक है? तो पहले समझो, जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ है ना, हमें तो नहीं पता कि यूनिवर्स कैसे बना, तो देयर आर थ्योरीज मतलब हमें नहीं पता किस तरह से बना, बट वी हैव समथिंग दैट वी बिलीव इन। देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, नंबर 1 इज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड नंबर 2 इज मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में भी 2 थ्योरीज आती है। नंबर 1 है हमारा नेबुला हाइपोथेसिस एंड नंबर 2 है हमारा बाइनरी सिस्टम, ठीक है? फिर मॉडर्न सबसे प्यारा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहो, मतलब यू आर गोइंग टू लव दिस टॉपिक। सबसे पहले हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में नेबुलर हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं। अब 2023 में क्वेश्चन था ऑन नेबुला, सो व्हाट इज दिस नेबुला, ये नेबुला है क्या? तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो नेबुला हाइपोथेसिस थी, उनका ये मानना था कि इस दुनिया में जब वर्ल्ड फॉर्म हुआ, जब दुनिया फॉर्म हुई, यूनिवर्स फॉर्म हुआ, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। देयर वाज जस्ट अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस, अ ह्यूज स्फीयर ऑफ गैस। तो एक बहुत बड़ा ऐसा सर्कल जैसा था एंड इसमें गैस थी, इसमें गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है? इस तरह से। अब क्या हुआ, कुछ जो पार्टिकल्स थे ना, इस गैस के गोले के अंदर जो कुछ पार्टिकल्स थे, वो बीच में ना बहुत पास आ गए। बाकी सब तो दूर दूर है, बीच वाले पार्टिकल्स बहुत पास आ गए। और ये जो बीच वाले पार्टिकल्स है, इन्होंने मिलके बना लिया बीच में यूथफुल सन। क्या बना लिया? यूथफुल सन, ठीक है? तो क्या हुआ, गैस का एक बहुत बड़ा सा गोला था, बीच में कुछ पार्टिकल्स बहुत पास पे आ गए, उनमें अट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और क्या बन गया? यूथफुल सन बन गया, जो आज हमारा सन है, ठीक है? अब क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ यूनिवर्स, थोड़ा कंडेंस होना शुरू हुआ यूनिवर्स, एंड ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स डिस्क की शेप में बन गए। किस तरह से? डिस्क की शेप में बन गया। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ उसको, इस तरह से ना डिस्क की शेप में बन गई है, ठीक है? डिस्क बन गए। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और आप बोल सकते ये जो डिस्क थी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होके प्लैनेट्स में बन गई। मतलब जो डिस्क के पार्टिकल्स हैं अपने और पास आ गए और ये प्लैनेट्स में बन गए, एंड बीच में यूथफुल सन था ही, और ये प्लैनेट्स रिवॉल्व होना शुरू हो गए। तो ये क्या है? हमारी नेबुला हाइपोथेसिस, सिंपल। फिर आता है बाइनरी सिस्टम, ठीक है? तो बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी थ्योरी में क्या होता है? बाइनरी का मतलब क्या है? 2, ठीक है? बाइनरी का मतलब क्या है? 2। तो बाइनरी थ्योरी का क्या मतलब था कि पहले ना एक सन था, ठीक है? ये हमारा सन है, और सन के पास में से ना दूर से एक स्टार आया। क्या आया? एक स्टार, ठीक है? यहाँ से एक स्टार आया। अब हमें पता है यूनिवर्स में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशन होता है, इजंट इट? तो जब ये स्टार इसके बगल से निकलेगा तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा, राइट? इस ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से जो सन था उसमें से कुछ मटीरियल ना बल्ज आउट हो गया। बल्ज आउट मतलब बाहर निकल गया। कैसे? मान लो इसको ऐसे समझो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपने यहाँ पे आयरन फ्लेक्स रखे हुए हैं, मतलब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स। बगल से यहाँ से मैग्नेट को बगल से लेकर के जाओ, टच मत कराओ, जस्ट पास से लेकर के जाओ, तो सारे मैग्नेट का जो डायरेक्शन है, आयरन फ्लेक्स का डायरेक्शन है, वो टूवर्ड्स किसके हो जाएगा? मैग्नेट के, राइट? उसी तरह से क्या हुआ, जैसे बगल से स्टार निकला ना, तो ये जो पार्टिकल्स थे इनका बल्ज आउट कहाँ हो गया? बाहर की तरफ। अब दिस स्टार इज नो मोर अ स्फीयर, इसमें बाहर एक मटेरियल बाहर निकला हुआ है। अब ये तो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड, राइट? तो इट इज़ रिवॉल्विंग ऑल द टाइम। अब क्या हुआ, ये जो मटेरियल है ना, ये टूटना शुरू हो गया, इसमें क्रैक्स आने लग गए, और ये क्रैक्स आके क्या बन गए? अलग अलग प्लैनेट बन गए। प्लैनेट ने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया स्टार से आसपास, ठीक है? मैं बस इसलिए बता रही हूँ, तो डिटेल में दे नहीं रखा है NCERT में, बट थोड़ा कंसेप्ट समझ में आता है ना, तो इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, ठीक? तो ये हमारा बाइनरी थ्योरी हो गई। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम आएंगे हमारे मॉडर्न थ्योरी, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी पे। ओके, इसको समझते हैं। सो अर्ली थ्योरी थी। अब यहाँ पे ना कुछ फिलोसोफर्स का नाम दे रखा है, ठीक है, जिन्होंने थ्योरीज को बनाया। उसको याद कर लेना, पढ़ लेना, प्रीलिम से पहले रिवाइज कर लेना। रीजन बीइंग यू नेवर नो, अगर UPSC ने मैच द कॉलम करके दे दिया तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? हमारा आता है नेबुला हाइपोथेसिस। इमैनुअल कांट एंड लैप्लास ने इसको अग्री किया था, इन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस दी थी। नेबुला हाइपोथेसिस में क्या था? दे कंसिडर प्लैनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है? फिर 1900 में चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने भी इसको सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे सिगार शेप एक्सटेंशन मटेरियल की बात करी गई थी, ठीक है? जो हम सन वाला जो अप्रोच है, वहाँ पे हम किसकी बात करें? सिगार शेप एक्सटेंशन हुआ, फिर वो टूट गया एंड लेटर ऑन प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? इसमें इसको और किस किसने सपोर्ट किया? सर जेम्स जीन्स एंड सर हेरोल्ड जेफरी। अब आगे बढ़ते हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स को हमने जो सन वाला था, जो सन में एक्सटेंशन था, उसको हमने क्या बोला था? बाइनरी थ्योरीज बोला था, ठीक है? फिर क्या हुआ? ओटो स्मिथ एंड
कार्ल विज़स्कर ने रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस निकाली। रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस मतलब उन्होंने ये बोला, उन्होंने बस 2 एक्स्ट्रा बात करी थी। अभी हमने नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी, राइट। अब रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस में बोलते हैं कि जो गैस की आप बात कर रहे थे ना, दैट गैस वाज एक्चुअली हाइड्रोजन एंड हीलियम, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्टिकल्स अपने पास पास आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे पास? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोलिजन। सिंपल। बेसिकली जो पुरानी नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसको और एलैबोरेट कर दिया ओटो स्मिथ एंड कार्ल विज़स्कर ने। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस को रीड कर लो। अब आता है हमारे मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी को पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान से समझना थोड़ा, आई नीड योर अटेंशन, ठीक है। तो एक बात समझो ध्यान से, इस दुनिया में आज क्या क्या है? सन है, प्लैनेट्स हैं, आप हो, मैं हूँ, हम सब लोग हैं। बट जब ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था उससे पहले देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। देयर वाज नो सॉलिड लिक्विड गैस, देयर वाज नो मैटर एंटी मैटर, देयर वाज नो टाइम, देयर वाज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। बट अचानक से क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ एंड द होल यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। इसको समझने से पहले 2 अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 1, जो मास है और जो एनर्जी है वो अपने में बदलती रहती है। मतलब मास एनर्जी में बदल जाता है, एनर्जी मास में बदल जाती है, ठीक है। E = mc², राइट। मास और एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस नहीं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कैंडल का। कैंडल है, कैंडल क्या है? मास है, क्या है? सॉलिड है। जब आपने कैंडल को बर्न किया तो ये मास कहाँ गया? ये सॉलिड कहाँ गया? ये जो हीट है, जो एनर्जी, जो मतलब हीट है, राइट, इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये अब खत्म हो गया। बट ऑन द अदर हैंड क्या हुआ? जैसे मान लो सनलाइट है, एक प्लांट है, उसने सनलाइट की यूटिलाइज करके क्या बनाया? बायोमास बनाया। ये एनर्जी क्या थी? जो सनलाइट आ रही थी, व्हाट वाज दैट? क्या सॉलिड लिक्विड गैस थी? नहीं, इट वाज एनर्जी। एनर्जी से क्या बन गया? लीव्स बन गई। व्हाट इज दैट? सॉलिड। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मास में। मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जो मास और एनर्जी है ना, दे आर इंटरचेंजेबल। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। अब आते हैं हम बिग बैंग थ्योरी पे। तो बिग बैंग थ्योरी को समझने से पहले समझो कि सिंगुलैरिटी क्या था। पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग, देयर वाज जस्ट वन थिंग, दैट इज सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी क्या था? पॉइंट साइज, मतलब माइक्रोस्कोपिक, बहुत स्मॉल एरिया था। अब इस स्मॉल एरिया में क्या था? इस स्मॉल एरिया में था इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड वेरी 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 स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट हाई टेम्परेचर था, इनफाइनाइट हाई डेंसिटी थी, मतलब इनफाइनाइट डेंसिटी मतलब एक्सट्रीम वेट होगा इसके अंदर, एक्सट्रीम, राइट। फिर वॉल्यूम इसका बहुत छोटा था, वॉल्यूम माइक्रोस्कोपिक था कि आपको माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे। अब खुद बताओ, क्या ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है? इट वॉज होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्या हुआ? ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट एक्सप्लोडेड द मोमेंट इट एक्सप्लोडेड, क्योंकि छोटा सा एरिया था, इतनी ह्यूज एनर्जी को अपने पास ही नहीं रख पाया। जैसे ही एक्सप्लोड हुआ, एनर्जी किस में चेंज हो गया? मास में। और ये एनर्जी चेंज होकर क्या बन गई? हमारे प्लैनेट्स बन गए, गैलेक्सी बन गए, स्टार्स बन गए, राइट। तो दिस इज हाउ यूनिवर्स वॉज फॉर्म। अब बस ये थोड़ा बैकग्राउंड था, थोड़ा रीड कर लेते हैं इसको। सो मॉडर्न थ्योरीज में देखते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब बता देखो, दिस वाज आल्सो PYQ, ठीक है, दिस वाज आल्सो PYQ, वेट, ठीक है, दिस वाज आल्सो PYQ। उसके अलावा नेबुला हाइपोथेसिस में नेबुला क्या है? दैट वाज आल्सो PYQ। ये भी एनसीईआरटी में लगा नेबुला क्या है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड एनसीईआरटी। तो बिग बैंग थ्योरी को आगे पढ़ते हैं कि इसमें एक्चुअली दे क्या रखा था। बिग बैंग थ्योरी बोलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि देयर वाज अ टाइनी बॉल नोन एज सिंगुलैरिटी। मतलब एक बहुत छोटा सा एरिया था पहले, उसमें क्या था? अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। तो क्या था? वॉल्यूम बहुत कम था, टेम्परेचर इनफाइनाइट था, डेंसिटी इनफाइनाइट थी, ठीक है। मतलब क्या, इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। अब क्या हुआ? ये जो एनर्जी थी ना, होल्ड नहीं कर पाया था छोटा सा एरिया, और वो फट गया, ठीक है। तो टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड। कब हुआ था ये? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। एंड जैसे ही ये हुआ, तुरंत क्या हुआ? जो एनर्जी थी स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू मैटर। समझ गए? अब क्या हुआ? जैसे ही बिग बैंग हुआ, उसके 3 मिनट्स बाद फर्स्ट एटम बिगिन टू फॉर्म। धीरे धीरे 3 लाख ईयर्स के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, 4500 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो मतलब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको बस बिग बैंग थ्योरी क्या है ये समझ में आना चाहिए। समझ गए? अब देखो, अब आता है स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब जिस तरह से आप बोलो कि जो गैस वाला हमने पहले पढ़ा था ना नेबुला हाइपोथेसिस में, इट वाज समवॉट ट्रू, इसी तरह से धीरे धीरे हमारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स फॉर्म होने शुरू हुए। तो इसको रीड करते हैं। स्टार फॉर्मेशन क्या हुआ? द इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशन फोर्सेस एंड कॉज द मैटर टू ड्रॉ टुगेदर। तो बेसिकली क्या हुआ? अब पूरे ब्रह्मांड में मैटर फैल गया, पूरे यूनिवर्स में मैटर फैल गया, राइट। इस तरह से मैटर फैल गया।
अब ये कंसोलिडेट होगा, अपने आसपास क्रिएट होगा, राइट, मतलब अपने आसपास कंसोलिडेट होगा, एंड ये क्रिएट क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंट लेयर्स ऑफ डेंसिटीज, एंड यही इसने क्या बनाया, स्टार्स बनाए। बेसिकली जो हमारे नेबुला हाइपोथेसिस थे ना, उसमें कहता है मैटर जो था उसके बीच में इकट्ठा हो गया, यूथफुल सन बन गया, उसी तरह से आज के टाइम पे हमारे स्टार्स बन गए। सिंपल। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी करेगा व्हाट इज नेबुला, हाइड्रोजन गैस वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला, ये यूपीएससी ने 2023 में पूछा था आपसे। सिंपल। फिर इसमें पूछा है कि लाइट ईयर क्या, देखो लाइट ईयर याद रखना कि लाइट ईयर इज नॉट रिलेटेड टू लाइट और टाइम, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है, ठीक है। अब प्लैनेट्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, अगेन जो हमने नेबुला हाइपोथेसिस में पढ़ा था उसी तरह से बने थे, ज़रूरी नहीं डिस्क बनी हो, बट वी स्टिल बिलीव कि उसी तरह से बना था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसे गैस थी, गैस ने ठंडा होना शुरू किया तो गैस के बीच में क्या बन गया, ऐसे डिस्क बन गए। अब जो डिस्क थी ये डिस्क भी कंसोलिडेट होकर क्या बनने लग गई, प्लैनेट्स बनने लग गई, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व होने लग गए अराउंड द यूथफुल सन। दिस इज हाउ दी प्लैनेट्स वर फॉर्म, ठीक है। तो स्टार्स आर लोकलाइज लंप ऑफ गैस, तो स्टार्स क्या है, लोकलाइज लंप ऑफ गैस है। लंप ऑफ गैस मतलब पार्टिकल्स गैस के पास पास में आ रहा है, ठीक है। नेबुला के अंदर लम्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोर, इसके बीच में कोर बन गया। अब कोर के आसपास क्या क्या बनेगा, डिस्क बनेगी गैस की, राइट, ठंडा हो गया पूरा यूनिवर्स, तो यहाँ पे डिस्क बननी शुरू हुई, एंड इन्हीं डिस्क ने ठंडा होकर क्या बना दिया, हमारे प्लैनेट्स। ओके, नाउ द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या बोला है, प्लेंटेसिमल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो गैस थी वो डिस्क में कन्वर्ट हुई, वो डिस्क और छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, इसको हमने प्लेंटेसिमल्स बोला है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स आसपास आ गए और उन्होंने प्लैनेट्स बना लिए अपने, सिंपल। अब आते हैं आगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। एनसीईआरटी में थोड़ा पुराना डेटा दिया हुआ है, 9 प्लैनेट्स दिए हुए हैं, बट एक्चुअली वी हैव 8 प्लैनेट्स। प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं मानते, ठीक है। तो प्लैनेट्स बनना कब शुरू हुए थे, ऑलमोस्ट 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो प्लैनेट्स बनना शुरू हुए थे। ओके, अब यहाँ पे अगेन बहुत ईजी सा सब कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ ये जो टेबल्स होती है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा में यूपीएससी फंसा सकता है, उसको हमें ध्यान रखना है। बट कम्स अबाउट डिस्टेंस, तो हमें पता ही है कि कौन से क्रोनोलॉजी में प्लैनेट्स हैं। देयर इज दिस निमोनिक कि माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स, इससे हो जाएगा पूरा, सिंपल। अब आता है डेंसिटी में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी में जो सबसे डेंस प्लैनेट है ना, दैट इज अर्थ, ओके, एंड जो सबसे कम डेंस प्लैनेट है दैट इज सैटर्न। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ज़्यादा लोगों को लगता है कि सबसे डेंस जो है वो जुपिटर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक बार सारे प्लैनेट्स को देख लेते हैं। प्लैनेट्स में भी ना 2 कैटेगरी होती है, मर्क्यूरी से लेकर के मार्स तक जो भी प्लैनेट है उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, सिंपल। फिर जुपिटर से लेकर के प्लूटो तक जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, तो जुपिटर से नेपच्यून तक जो भी प्लैनेट है उनको हम बोलते हैं जोवियन और गैसियस प्लैनेट्स, सिंपल। नाउ ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये गैसियस होते हैं, एंड जिस तरह से अर्थ के ऊपर क्रस्ट होता है ना, उसी तरह से इन प्लैनेट मार्स तक जो प्लैनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उनके ऊपर भी क्रस्ट होता है। अब ये 2 डिवीजन आया कैसे, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे सन था, ठीक है, और फिर ये सारे प्लैनेट्स थे। अब क्या हुआ, सन में से निकली सोलर विंड्स। सोलर विंड्स बहुत पावरफुल होती हैं, एंड इन सोलर विंड्स ने क्या किया, हमारे जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, मार्स तक जो भी प्लैनेट थे, इनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर था ना उसको वाइप आउट कर दिया, उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ के ऊपर पहले एक एटमॉस्फेयर हुआ करता था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, बट जो विंड्स आई फ्रॉम सन, उन विंड्स ने उस एटमॉस्फेयर को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। एंड वो जो विंड्स थी वो जुपिटर तक पहुंच ही नहीं पाई, तो जुपिटर के बाद जो भी प्लैनेट है ना उसमें आज भी वही उतना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर है जितना स्टार्टिंग में जब प्लैनेट्स बने थे उस टाइम से था, सिंपल। बट जो मार्स था वहाँ तक थोड़ा एटमॉस्फेयर उड़ चुका था। अब आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंस क्या है इसका देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म इन क्लोज विसिनिटी टू द पेरेंट स्टार, मतलब सन के पास में जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है थोड़ा पास में है, और जो जोवियन प्लैनेट्स है वो थोड़ा दूर है, ठीक है। सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, इट ब्लू ऑफ लॉट ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के ऊपर, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है इसके ऊपर जो अच्छा खासा डेंस एटमॉस्फेयर था उसको सोलर विंड्स उड़ा ले गई, सिंपल। अब फिर अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर कैसे है इसको हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, इसको समझेंगे अच्छे से। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर, ये याद रखना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, उनकी ग्रेविटी भी कंपैरेटिवली कम है, तो जो गैस थी ना उसको होल्ड ही नहीं कर पाए, मतलब इतनी ग्रेविटी नहीं थी कि वो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस को पकड़ पाते अगेंस्ट दी सोलर विंड्स, सिंपल। फिर आता है हमारा द मून। अब मून कैसे फॉर्म हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी बैठे हो समझ लो, कुछ अगर नेम्स आ गए कल को तो याद आ जाना चाहिए किससे रिलेटेड है। तो मून कैसे बना, इसकी 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी बोलती है कि जो मून अर्थ है ना वो रिवॉल्व कर रही थी, तो अर्थ के ना इस तरह से एक बल्ज आउट निकला अर्थ के,
मूव करने की वजह से एक बल्ज आउट निकला, जैसे दी अर्थ है तो एक बल्ज आउट निकला, फिर ये बल्ज आउट टूट गया और ये रिवॉल्व होने लग गया और ये बन गया मून। ठीक है, हालांकि इस थ्योरी को हम इतना नहीं मानते अब। दूसरी थ्योरी क्या है कि अर्थ था नॉर्मल, अपना अच्छे से जी रहा था, दूर से एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी आई जो मार्स से भी बड़ी थी, वो उस पर टकराई, और जैसे इस पर टकराई तो जहाँ टकराई ना वहाँ से मटीरियल स्पेस में उड़ गया। ठीक है, इधर उधर एक्सप्लोजन हुआ, इधर उधर उड़ने लग गया। तो ये जो मटीरियल था इकट्ठा होकर के मून की तरह कंसोलिडेट हो गया एंड अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने लग गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दो चीज़ क्या है, एक अर्थ थी, बल्ज आउट हो गया तो बल्ज आउट कट के घूमने लग गया। दूसरा क्या बोल रहा है, अर्थ थी, कोई आके अर्थ से टकराया, यहाँ से जो मटेरियल बाहर निकला वो रिवॉल्व करने लग गया अराउंड दी अर्थ और हमारा मून बन गया। सिंपल। तो सर जॉर्ज डार्विन ने क्या बोला था कि मून बना है, एक जो मून है, मून और अर्थ था, इट वॉज अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। फिर इसमें बल्ज आउट हुआ, इसको पढ़ते हैं, एक डम्बल शेप बॉडी जैसे बल्ज आउट हुई, ठीक है, ब्रोक हुई एंड स्टार्टेड टू मूव। सिंपल। दूसरी जो थ्योरी है दैट इज द जाइंट इम्पैक्ट या बिग स्प्लैट थ्योरी। वो बोलती है कि अर्थ नॉर्मल थी, कोई आया अर्थ से टकराया, स्प्लैट हुआ, मतलब बहुत बड़ा टक्कर हुई, छोटे छोटे मटेरियल बाहर निकले, ये मटेरियल अट्रैक्शन हुआ उनके बीच में, बड़ा सा मून बन गया और ये अराउंड घूमने लग गए। कितने साल पहले? 4.44 बिलियन ईयर्स को। सिंपल। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में भी कितना कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हम बस देख लेते हैं क्या है। अर्थ ना पहले, अगेन अर्थ जो था बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। आज हमारा कोर इतना गर्म क्यों है? उस टाइम की हीट है जब तक अंदर बची हुई है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल समझो, कभी पकौड़े खाओ, ठीक है, बेसन के पकौड़े होते हैं, तो बाहर से ठंडे हो जाते हैं थोड़ी देर में, बट जैसे आप उसको खोल दो तो अंदर से एकदम अभी भी उतने ही गर्म रहते हैं। ठीक है, वैसे ही अर्थ के साथ हुआ कि बाहर तो ठंडा हो गया तो क्रस्ट बन गया, अंदर अभी भी कोर बहुत गर्म है। ठीक, अब क्या हुआ कि अर्थ के ऊपर पुराना एटमॉस्फेयर था, पुराना एटमॉस्फेयर की लेयर में क्या क्या था? हाइड्रोजन था, हीलियम था। बट क्या आज अर्थ में एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका सब जो सोलर विंड्स थे उड़ा के ले गए। ठीक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो हम देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी जस्ट लीव इट। जो लिथोस्फेयर है जस्ट लीव इट फॉर नाउ, हम इसको अच्छे से, हमारे जो भी लेयर्स है अलग अलग, उन सबको देखने वाले हैं इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आते हैं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड हाइड्रोस्फीयर में। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या हुआ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना उसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज था प्री मॉर्डल एटमॉस्फेयर जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम था। सिंपल। फिर सेकेंड स्टेज आती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, अर्थ के अंदर से ना गैसेस बाहर निकलने लग जाते हैं। दिस इज द सर्फेस, यहाँ पे वोल्केनो है, यहाँ से अर्थ के अंदर कुछ गैसेस है वो बाहर निकलने लग जाते हैं। दैट इज द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस डेवलप होता है, लाइफ डेवलप होने लग जाती है प्लैनेट पे। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होने लग जाता है। तो दीज आर 3 स्टेजेस। तो पहला स्टेज क्या है, प्री मॉडल स्टेज में हाइड्रोजन एंड हीलियम था, ठीक है, फिर वो उड़ गया। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, डी गैसिंग हुई। डी गैसिंग मतलब अर्थ के अंदर से गैस बाहर आई। थर्ड स्टेज में क्या हुआ हमारा कि जो भी फोटोसिंथेसिस था वो हुआ किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू। सिंपल। तो फर्स्ट में क्या हुआ, लॉस ऑफ प्री मॉडल एटमॉस्फेयर। सेकंड में क्या हुआ, हॉट इंटीरियर की वजह से एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ, अंदर से गैस निकली बाहर। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के थ्रू और भी गैस ऐड हो गई जैसे ऑक्सीजन। सिंपल। तो आज हमारा क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ज़्यादा। जब अर्थ बनी थी तब क्या था, हाइड्रोजन एंड हीलियम था, याद रखना। ठीक, फिर फर्स्ट स्टेज जैसे खत्म हुई तो तुरंत सोलर विंड्स ने उसको स्ट्रिप ऑफ कर लेता है, ये भी हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ता है। डी गैसिंग मैंने हमको बता दिया क्या होता है। अब देखो, ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क कर दी है, उसको मार्क कर देना अच्छे से कि फर्स्ट फिश कब आई थी। ठीक है, फर्स्ट फिश कौन से पीरियड में आई थी, तो ओर्डोविसियन पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड कब पता चला तुमको, लैंड पे प्लांट का, दैट इज सिलूरियन। ओके, फर्स्ट रेप्टाइल कब आया था, कार्बोनीफेरस में। होमोसेपियन कब आए थे, पेलिस्टोसीन में। ठीक, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं अपना दिमाग इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस पे ऑलरेडी पीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इस क्रोनोलॉजी पे कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा कौन सा। तो सबसे बड़ा है एकॉन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपॉक, फिर एज। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्रोनोलॉजी है। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, ए पी ई। ठीक है, ईऑन, एरा, पीरियड एंड एपॉक। ठीक, बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बता रखा है कि बस 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारी लाइफ आना शुरू हो गई थी, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्ट। आप देखना, इस चैप्टर में से आप देखोगे कि 2023 में से एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन दिया है एंड 2024 में तो कुछ ज़्यादा ही एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन दिया है, मतलब छेड़ा तक नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझेंगे। अब तक हमने क्या समझा कि किस तरह से प्लैनेट्स बने, किस तरह से यूनिवर्स बना, किस तरह से सन बना, पूरा यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बनी। ठीक है, अब हम समझे कि अर्थ बन तो गई, अर्थ के अंदर है क्या। अर्थ के अंदर जो हम बोलते हैं कि जो अर्थ है इट इज़ लाइक अनियन, क्योंकि अर्थ के अंदर डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ लेयर होती हैं। वो क्या है, क्या डेंसिटी है, किस तरह से बनी, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात याद रखना कि अर्थ के अंदर जो लेयर्स हैं उनको पढ़ने के हमारे पास दो सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज इनडायरेक्ट सोर्सेज, नंबर 2 इज डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, ये अर्थ है, भाई मुझे जानना है अर्थ के बीच में क्या है, तो मैं एक ही काम कर सकता है ना कि ड्रिलिंग करो, खोदो उसके नीचे और अर्थ के नीचे जाओ, बट दिस इज नॉट फीजिबल। रीजन बीइंग अर्थ के अंदर जो कोर है वो इतना गर्म है कि आप अंदर जा ही नहीं सकते। तो एट मैक्स जो इंसान अर्थ के अंदर गया है वो कितना पता है, 12 किलोमीटर्स, और अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर्स के लगभग है। 6400 किलोमीटर रेडियस में आप केवल 12 किलोमीटर जाके अर्थ के अंदर के बारे में सब कुछ बता दोगे, नहीं बता पाओगे, राइट। इसलिए जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो इतने रिलायबल नहीं है। और दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या हो जाएगा, वॉल्केनो, ये वॉल्केनो है, नीचे यहाँ पे एस्टेनोस्फेयर में मैग्मा है, ठीक है। तो ये मैग्मा ऊपर आया, बाहर आके सॉलिडिफाई हो गया, हम इसको लैब में ले गए, लैब में हमने चेक किया कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है, निकल है, क्या है, हमने ये सब चीज़ें देखी। इससे हमें आइडिया हुआ कि अच्छा अर्थ के अंदर पे ये होगा। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जैसे ही मैग्मा बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ उसका नेचर तो चेंज हो गया, उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई, उसकी डेंसिटी चेंज हो गई। इसीलिए हम एग्जैक्ट अर्थ के अंदर उसका क्या सिस्टम था उसको हम नहीं अज्यूम कर पाते, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज समझ गए क्या होता है। अब हम इसको रीड आउट करते हैं एंड इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सोर्सेज, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6370 किलोमीटर्स। ओके, डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली अर्थ के अंदर चले जाओ, अर्थ के अंदर से जो चीज़ें आ रही है तो उसको पढ़ो, या डायरेक्टली अर्थ के अंदर ड्रिलिंग कर दो। तो जो हम एट मैक्स कर पाए दैट इज 12 किलोमीटर्स हम कर पाए हैं। गोल्ड माइंस जो साउथ अफ्रीका में दैट इज ऑफ 3 to 4 किलोमीटर्स। एंड देयर इज इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो कोला में है, आर्टिक ओशन में, जहाँ पे हम 12 किलोमीटर एट मैक्स जा पाए हैं। बट 12 किलोमीटर अंदर जाके क्या आप 6370 किलोमीटर अंदर की कहानी बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रिलायबल। फिर अच्छा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैं आपको बता रही हूँ, ये हाईलाइट मैंने कर दिया है, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर आता है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होगा, अगेन जैसे मैंने आपको बताया मैग्मा बाहर आएगा, आप उस मैग्मा को लैब में ले जाके उसको रीड करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। बट इसमें भी दिक्कत बहुत होती है, हमें तो नहीं पता ना कितने डेप्थ से आया है, ये नहीं पता, प्लस अब तो बाहर आ गया तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज, तो आप फिर कैसे पढ़ोगे। अब आता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स, यहाँ से आया है क्वेश्चन, इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक। इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या है कि मैं डायरेक्टली नहीं बता, मैं डायरेक्टली अर्थ के अंदर नहीं जा रहा, ना मैं अर्थ के अंदर से कुछ बाहर निकाल के उसको पढ़ रहा, मैं इनडायरेक्ट सोर्सेज से पढ़ूंगा। कैसे, नंबर 1 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मीटियोर्स। अब मैंने आपको बताया कि जब यूनिवर्स बना था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो सब कुछ साथ में ही बना था, सारे प्लैनेट साथ में बने, मून साथ में बने। जब मून खुद जो अर्थ का पार्ट है तो मून और अर्थ तो साथ में ही बने होंगे, राइट। अगर मान लो अर्थ के ऊपर कोई मीटियोर गिरता है और मैं उस मीटियोर को स्टडी करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें कौन कौन से मेटल्स बने, कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके अंदर, कौन कौन से मेटल है, क्या डेंसिटी है, तो मुझे अर्थ के अंदर का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अर्थ और जो मीटियोर है वो सेम टाइम पे बने थे। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई पता नहीं कितनी छोटा सा पार्ट है, वो पूरी अर्थ को कैसे डिफाइन कर सकता है। अर्थ के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये छोटा सा पार्ट है, तो इसकी डेंसिटी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी, राइट। तो दैट इज़ वन ऑफ द इशू। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो समझ गए। फिर आता है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स आप सबको पता है ग्रेविटी क्या होती है, राइट। एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ग्रेविटी की वजह से गिरा, राइट। अब एक बात बहुत ध्यान से याद रखना, ग्रेविटी थ्रू आउट द अर्थ सेम नहीं होती। हमने 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू तो रख ली है, बट वो एवरेज वैल्यू है, थ्रू आउट सेम नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार मार्क करो, यहीं पे यूपीएससी फंसाएगा। जो ग्रेविटी है ना वो पोल्स पे होती है ग्रेटेस्ट, एंड लीस्ट होती है इक्वेटर पे, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेटर है हमारा, ये पोल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगी, और जो इक्वेटर है वहाँ पे लीस्ट होगी। क्यों, क्योंकि जो इक्वेटर है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, जो पोल है उसका डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है अर्थ, अर्थ इज समवॉट लाइक दिस, मैंने बहुत ज़्यादा ही बना दिया, इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो पोल्स पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी ग्रेविटी, हमेशा याद रखना, ये यूपीएससी यहाँ पे फंसा सकता है। तो अब लेट्स इमेजिन ये अर्थ है, मैं अर्थ में एक मैंने यहाँ पे ग्रेविटी मेंशन देखी, एक यहाँ पे देखी, एक यहाँ पे देखी, तो हर जगह पे अलग अलग ग्रेविटी आ रही है। तो ग्रेविटी पे तो मुझे बताइए ना कितना डिस्टेंस है, सेंटर से कितना दूर है,
मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है कम है, ये सब चीज़ें मुझे ग्रेविटी बता सकती है, बट अगेन नॉट रिलायबल, एग्जैक्ट क्या हुआ है मुझे नहीं पता चलेगा। तो ये ग्रेविटी होगी। यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है ग्रेविटी एनोमली का। अब देखो ये कंसेप्ट हमें अच्छे से पढ़ना है, यूपीएससी करेगा इसके बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दे देगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रेविटी एनोमली क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया थ्रू आउट द अर्थ आपको सेम ग्रेविटी नहीं दिखती, ग्रेविटी हर जगह अलग अलग है, इजंट इट। तो दिस फिनोमिना of different gravity at different place influenced by different factors, it is known as gravity anomaly, simple। तो ये दो स्टेटमेंट बनाएंगे, यूपीएससी आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइनली आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बिलीव इट और नॉट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू फाइंड आउट कि अर्थ के अंदर चल क्या रहा है। अर्थ जब अर्थक्वेक होता क्या है, बेसिकली ये अर्थ है, अर्थ की जो बाहर वाली लेयर है व्हेन इट स्टार्ट्स टू शेक, जब आप अपने रूम में बैठे हो और आपको लग रहा है अरे पंखा तो बंद है बट इट इज स्टिल मूविंग, क्या मुझे चक्कर तो नहीं आ रहा है मूविंग, दैट इज अर्थक्वेक, राइट। तो जब जो क्रस्ट इट स्टार्ट्स टू शेक इट इज नोन एज अर्थक्वेक, सिंपल। अब अर्थक्वेक हमें तो बहुत कम फील होता है बट इट इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अर्थक्वेक जब भी आएगा तो जो वेव्स निकलेंगी ना, जो एनर्जी जनरेट होगी, उन एनर्जी को पढ़ के हम ये पता कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या है और अर्थ का इंटीरियर क्या है। इसको अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा समझने पे, बट धैर्य रखो, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्थक्वेक में दो कंसेप्ट होते हैं, हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर के। इसको समझते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक। अर्थ की कहीं अंदर, लेट्स इमेजिन 100 किलोमीटर अंदर में ये पॉइंट ए पे क्या आया है, अर्थक्वेक आया है, सिंपल। ये हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। अब ए पे अर्थक्वेक आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अब ए से आप चले जाओ सरफेस पे, ए से कहाँ चले जाओ, सरफेस पे। तो सरफेस पे कौन सा पॉइंट है, बी। ए इज बीनीथ द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर में, और बी क्या है, सरफेस पर है। इसको हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर, समझ गए। तो अगर ए जो पॉइंट है जो इनसाइड द अर्थ जहाँ पे एक्चुअली अर्थक्वेक जनरेट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, फोकस या हाइपोसेंटर। अगर हम ए से चले गए टुवर्ड्स द सरफेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर, सिंपल। अच्छा एक बात याद रखना, यूपीएससी यहाँ पे भी फंसा सकता है कि जो एपी सेंटर है ना वो फोकस के 90 डिग्री पे बनता है। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अब मैंने स्ट्रेट इसलिए बनाया कि जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ की बात कर रहे हो। यहाँ पे ए पॉइंट पे आया है अर्थक्वेक, ठीक है, ए पॉइंट पे आया है। अब मुझे बताना है कि इसका एपी सेंटर का है, तो मुझे सरफेस तक जाना है। अब मैं ऐसे भी सरफेस पे जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ। तो पॉइंट है ए बी सी डी। आप बताओ शॉर्टेस्ट कौन सा है सरफेस तक, बी है। तो ये कौन सा डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये कुछ और एंगल बना रहा होगा, ये ज़्यादा एंगल बना रहा है, ये और ज़्यादा एंगल बना रहा है। तो जो एंगल 90 डिग्री बनाता है ना वो अपने आप ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। तो यहाँ लिख लेना 90 डिग्री, सिंपल। अब देखो फिर आता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कुछ वेव्स, कुछ शेकिंग महसूस होती है। उन वेव्स को हम किस तरह से नाप सकते हैं, किस तरह से हम अर्थक्वेक को नाप सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीस्मोग्राफ। आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स में देखा होगा कि ना ऐसे एक यहाँ पे टेबल जैसी होती थी, यहाँ पे ग्राफ लगा होता था, पेपर लगा होता था, फिर यहाँ पे इस तरह से एक डंडा होता था और उसमें एक बॉल और उसके नीचे पेन होता था। फिर क्या करते थे, इसको शेक करते थे एंड यहाँ पे सीस्मोग्राफ ऐसे ऐसे करके शो होता था। तो सीस्मोग्राफ बेसिकली क्या होता है, इसी तरह का होता है, कैसे टेबल पे ऐसे बॉडी होती है, इसमें ना नीचे पेन जैसा लगा होता है और पेपर यहाँ से इस तरफ मूव करता रहता है। तो जैसे मान लो शेकिंग हुई, अगर शेकिंग हुई अर्थ की तो ये भी हिलने लग जाएगा और इस तरह से अपना सीस्मोग्राफ वेव्स दिखाता है कि हाँ ये अर्थक्वेक आया है, सिंपल। तो सीस्मोग्राफ क्या करेगा, वेव्स को पढ़ेगा। अब वेव्स दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। ये अर्थ है, यहाँ पे आया अर्थक्वेक, ठीक। तो अर्थक्वेक में अब एनर्जी इधर उधर फैलेगी, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जब जोर का चांटा पड़ता है तो केवल गाल पे थोड़ी ना दर्द होता, पूरी बॉडी हिल जाती है ना। तो वैसे ही हमारा अर्थक्वेक में होता है। यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया तो शेक पूरी बॉडी होगी, पूरी की पूरी बॉडी में एनर्जी इधर से उधर जाएगी। किस फॉर्म में जाएगी, वेव्स के फॉर्म में जाएगी, ठीक है। तो जब बॉडी के थ्रू ट्रैवल होकर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी वेव। और जैसी वो सरफेस पे जाएगी ना तब वो सरफेस वेव में बदल जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। बेसिकली अर्थक्वेक आया अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जब वेव्स ट्रैवल करी तो बोलेंगे बॉडी वेव। जैसी वो सरफेस तक आप पहुंच जाएगी तो वो सरफेस पे ट्रैवल करने लग जाएगी, उसको बोलेंगे सरफेस वेव, सिंपल। अब सरफेस वेव भी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन से टाइप की होती हैं, पी वेव, एस वेव, वो हम सब पढ़ेंगे। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बॉडी वेव है ना उसकी वेलोसिटी के साथ, मतलब डेंसिटी के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ये हमेशा याद रखना,
ठीक है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स नोन एज सरफेस वेव. वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज एज ट्रैवल थ्रू मटीरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज. द डेंसर द मटीरियल द हायर द वेलोसिटी. स्टार मार्क. यूपीएससी का लिखेगा जैसे ही डेंस होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है. हमें लगेगा हाँ सही बोल रहा होगा यूपीएससी. ऐसा नहीं होता. जब भी डेंसिटी इंक्रीज होती है ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से जो वेव्स है जाने लगेगी. अब मेरे पास इक्विपमेंट्स है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है. अगर मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना स्पीड बहुत तेज़ हो गई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी. वहाँ स्पीड बहुत कम हो गई है, दैट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी कम होगी. तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता किया कि ओके एग्जैक्ट डेंसिटी क्या है. ठीक है, अभी हम और आगे चीज़ें देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा. तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया. पी वेव एस वेव हम देखते हैं क्या. तो पी वेव मतलब जो प्राइमरी सबसे पहले आई, एस वेव मतलब जो बाद में आई. सिंपल. पी वेव एस वेव का मतलब भी समझ गए कि पी वेव जो पहले आती है, एस वेव जो बाद में आती है, सेकेंडरी वेव. ठीक. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव, दे आर पी वेव एंड एस वेव. पी वेव मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव टू द सर्फेस. अब पहले आएगी तभी तो प्राइमरी है, तो मतलब पी वेव फास्टर है. एस वेव कंपैरेटिवली बाद में आती है. नंबर 1. नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो पी वेव है ना वो साउंड वेव की तरह ट्रैवल करती है. अब साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है, आगे पीछे इस तरह से ट्रैवल करती है. ठीक है. एस वेव कैसे ट्रैवल करेगी, ऐसे. अब इसको याद कैसे करें, देखो एस कैसा है, एस खुद लहराता हुआ सा है, तो इसी तरह से एस वेव ट्रैवल करती है. बचा हमारा पी. ठीक है, तो पी कैसे, आगे पीछे इस तरह से, आगे पीछे इस तरह से ट्रैवल करेगा. सिंपल. तो साउंड वेव की तरह ट्रैवल करती है पी वेव. यही क्वेश्चन था यूपीएससी का. इसी पी वेव पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि पी वेव पहले आता है, एस वेव आता है, और ट्रैवल कैसे करता है. ठीक है, तो स्टार मार्क कर लो, दिस इज पी वाई क्यू. आगे भी आ सकता है. तो पी वेव कैसे ट्रैवल करती है हमने देख लिया. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास होगी, और जो एस वेव है वो केवल सॉलिड से पास होगी. स्टार मार्क. 3 प्रॉपर्टीज क्या है, जल्दी रिवाइज करते हैं. पी वेव पहले आएगी प्राइमरी, एस वेव बाद में आएगी सेकेंडरी. पी वेव ट्रैवल करेगी साउंड की तरह, कैसे, आगे पीछे. एस वेव ट्रैवल करेगी लहराते हुए, कैसे, ऊपर नीचे. ठीक है. फिर प्राइमरी वेव किससे पास हो सकती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड से. सेकेंडरी वेव पास होगी केवल सॉलिड मटीरियल से. सिंपल, समझ गए. अब ये जो फैक्टर है ना सॉलिड से केवल पास होने वाला है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरह से हमारा जो अंदर कोर है वो सॉलिड है या लिक्विड है. ठीक है. अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, फिर इसको अच्छे से समझाऊंगी. मान लो ये अर्थ है. ठीक. अच्छा, एक कंसेप्ट और याद रखना कि जब भी डेंसिटी चेंज होती है ना तो डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंज हो जाती है वेव्स की. ठीक है. मान लो अगर वेव को इस डायरेक्शन में जाना था, ठीक है, बट यहाँ पे बीच में कुछ डेंसिटी हाई हो गई तो वो ना थोड़ा इस तरह से जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ये चीज़ भी याद रखना. तो मान लो ये अर्थ है, मैंने आपको बताया अर्थ के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो अलग अलग डेंसिटी की होती है. अब यहाँ पे जो कोर है वो बाहर से तो लिक्विड है, अंदर से सॉलिड है, बट क्या यहाँ से एस वेव पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाहर जो लिक्विड है वो एस वेव को पास ही नहीं होने देगा. एस वेव पास होती है केवल सॉलिड से. तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो कोर है उसके बाहर क्या है, लिक्विड है. सिंपल. तो इस तरह से एस वेव एंड पी वेव की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली अर्थ की डेंसिटी क्या है, अर्थ के अंदर जो डेंसिटी है वो क्या है, और बहुत स्पेसिफिक डेटा हम उसके बारे में निकाल सकते हैं. सिंपल. फिर आता है प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स पे. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझना. जो पी वेव है वो वाइब्रेट करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. इसको समझते हैं अच्छे से. वैसे मैंने इसका बना रखा है यहाँ पे, रुको, वेट. जैसे पी वेव है तो पी वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, पी वेव जा रहा है आगे पीछे इस तरह से जा रहा है पी वेव. ठीक. अब मैं आपसे पूछूं इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, तो आप बोलोगे भाई डायरेक्शन तो ये रही, इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब मैं आपसे पूछूं कि जो वाइब्रेट कर रहा है पी वेव, जो वाइब्रेशंस है वो कहाँ है, तो आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, तो इस डायरेक्शन में हो गया. तो क्या ये पैरेलल डायरेक्शन नहीं हो गई, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में. तो पी वेव में जो डायरेक्शन है वेव की और जो वाइब्रेशन है वो दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है. याद रखना. सिंपल. एस वेव में क्या ऐसा ही होगा, एस वेव में इट इज एब्सोल्युटली अपोजिट. कैसे, एस वेव कैसे ट्रैवल होती है, ऐसे. ठीक है. तो अब ये बताओ, वेट मैं इसका कलर चेंज करती हूँ. जो पार्टिकल है वो कहाँ वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे, राइट. ऐसे कर रहा है वाइब्रेट, बट डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, जा कहाँ रहा है, इधर जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे वाइब्रेशन कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में.
इस डायरेक्शन में, और मूव क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो क्या 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा है। इस केस में क्या था, वाइब्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और मूव भी कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो पैरेलल हो गया बिल्कुल। यहाँ क्या है, वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे और जा रहा है सामने की तरफ, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। सिंपल, इसको बस अच्छे से समझ लें आप। तो इसको रीड करते हैं। डेंसिटी डिफरेंस इन मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे एस वेव इज परपेंडिकुलर टू दी वेव डायरेक्शन। समझ गए अच्छे से? इस डायग्राम को मेरे हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक, मूवमेंट यहाँ पर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, सिंपल। फिर आता है इमरजेंसी ऑफ शैडो जोन, इसको आगे समझते हैं। बेसिकली कुछ एरिया होता है जहाँ पे जहाँ पे जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एस वेव पी वेव निकली तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि कोई वेव्स आई हैं, उनको शैडो जोन बोलते हैं। आगे इसको अच्छे समझते हैं विद डायग्राम। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटी है, ये डेंसिटी अलग है, ये डेंसिटी अलग है। मान लो यहाँ पे एक अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ये क्या है, हमारा फोकस है, यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, इस तरह से रेडिएशन हर डायरेक्शन में जाएगी। बाय रेडिएशन आई मीन वेव्स, सॉरी मैं रेडिएशन बोल देती हूँ, वेव्स जो है हर डायरेक्शन में जाएगी, इजंट इट। बट आप एक बात तो भूल गए, यहाँ पे क्या है, बीच में मेंटल है, मेंटल के बाद क्या है, कोर है, इनकी तो डेंसिटी अलग है। अब जैसे ही डेंसिटी अलग होती है तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो जाती है, ठीक है। इस डेंसिटी की वजह से क्या होता है ना, जो इस तरह से जो ट्रैवल करना था ना वेव को, मान लो वेव को इस डायरेक्शन जाना था, जो मैं डार्क कर रही हूँ, वेव को जाना था इस डायरेक्शन में। ओरिजिनली अगर अर्थ की सारी डेंसिटी एकदम सेम होती, मतलब अर्थ के बीच में डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही होती, तो इस डायरेक्शन में जाना था वेव्स को। बट अब क्या होगा, डेंसिटी तो बीच बीच में अलग है, तो किस तरह से ट्रैवल करेगी, ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे करके यूँ चली जाएगी। ये जाने की बजाय क्या करेगी, इस तरह से जाएगी, ये जाने की बजाय क्या करेगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। सी, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो यहाँ पे ये हमारा फोकस है, सिंपल, यहाँ से हमारे निकलेगी वेव्स, वेव्स को जाना था इस डायरेक्शन में, ठीक है। बट क्या हुआ, बीच में आ गया कोर, कोर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो वेव है वो हमारी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में जाने के बजाय क्या करेगी, जाएगी इस डायरेक्शन से। तो यहाँ जाना था और चली गई यहाँ, तो क्या होगा, इसकी वजह से बीच में एक शैडो जोन बन जाएगा, एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहाँ पे आप बिल्कुल भी वेव्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे मैंने सीस्मोग्राफ लगा रखा है, जो मुझे बताएगा कि कहाँ पे अर्थक्वेक आया है। बट ये वाला जो सीस्मोग्राफ है और ये वाला जो सीस्मोग्राफ है, इसको पता चल ही नहीं पाएगा कि अर्थक्वेक आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी वो वेव्स पहुँच ही नहीं पाएंगी, समझ गए। तो वो एरिया जहाँ पे फोकस से निकलती हुई जो एनर्जी है अर्थक्वेक की वो नहीं पहुँच पाती, उसको क्या बोलते हैं हम, शैडो जोन, समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, ये जो पी वेव है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो डेंसिटी है दैट इज डिफरेंट, तो सीधे ट्रैवल करने के बजाय इसलिए अपने डायरेक्शन चेंज कर ली, इसलिए इसका शैडो जोन आ गया। बट एस वेव जो होती है, हमने क्या बताया था आपको कि वो केवल और केवल सॉलिड से पास होती है, वो लिक्विड से पास नहीं होगी। तो जो कोर है ना, कोर के बाहर एक लेयर है, ठीक है। जो अब कोर है, कोर भी दो पार्ट्स पर डिवाइडेड है, एक तो इनर कोर है, एक आउटर कोर है, ठीक है। जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है। जो बाहर का कोर है दैट इज लिक्विड इन नेचर, ठीक है। अब जो बाहर जो लिक्विड है, क्या इसमें से एस वेव पास होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। तो जैसे ही कोर को टच करेगी ना एस वेव, रुको, जैसे ही कोर को टच करेगी ना एस वेव, वो एस वेव वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, वो यहाँ से कभी पास ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर लिक्विड है, अंदर सॉलिड है ना, वो तो केवल सॉलिड से पास होती है, लिक्विड से वो पास ही नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, एक और शैडो जोन क्रिएट हो जाएगा। अब एक बात देख रहे हो बहुत ध्यान से, ये है शैडो जोन हमारा पी वेव का, ये है शैडो जोन हमारा एस वेव का। तो यूपीएससी अगर आपसे पूछे कि पी वेव एंड एस वेव में किसका शैडो जोन ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे, एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा है। सिंपल, समझ गए। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मान लो यहाँ पे मैंने सीस्मोग्राफ लगा रखे हैं। अब ये वाला सीस्मोग्राफ देखना बहुत ध्यान से, ये वाला जो सीस्मोग्राफ है वो यहाँ पे भी होगा, राइट, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। उसने पी वेव को तो बता दे कि हाँ भाई पी वेव है, बट उसने एस वेव को नहीं बताया, ठीक है। अगेन मैं ना दूसरे पेन से बनाती हूँ। सी, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, वेट, दिस इज अर्थ, सिंपल। यहाँ पे फोकस है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कोर है, तो ये हमारी हो गई कौन सी वेव, पी वेव, ठीक है। ये हमारा पी वेव का शैडो जोन है,
यहाँ कोई रेडिएशन, कोई वेव हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम एस वेव को देखें तो एस वेव क्या होगा, यहाँ से यहाँ हमें एस वेव देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक सीस्मोग्राफ रखा, मैंने देखा सीस्मोग्राफ में पी वेव तो आ रही है बट एस वेव नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर अर्थ के बीच में कोई ना कोई सॉलिड वाला एरिया होगा जिसके ऊपर एक लिक्विड का एरिया है, मतलब एक लिक्विड का एरिया होगा जिसकी वजह से एस वेव पास ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि एस वेव तो केवल सॉलिड से पास होती है। अगर एस वेव पास नहीं हो रही दैट मीन्स बाहर एक लिक्विड की लेयर है। तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर यहाँ से एस वेव पास नहीं हो रही है इस एरिया में, दैट मीन्स यहाँ पे बीच में कहीं पे कुछ तो लिक्विड है, राइट। इसी तरह से साइंटिस्ट ने एस वेव और पी वेव को पढ़ के बताया कि अर्थ के अंदर की डेंसिटीज कितनी है, क्या है, समझ गए। तो अर्थक्वेक की वजह से हम ये पढ़ पाए कि अर्थ के अंदर में है क्या, कौन कौन सी लेयर है, क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब पूछे कि इफेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का, क्या इफेक्ट है। भाई सीधी सी बात है, अर्थ का जो सरफेस हिलेगा उसकी वजह से ग्राउंड शेकिंग होगी ऑब्वियसली, राइट। उसके अलावा क्या है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मर्ड स्लाइड, मतलब बेसिकली मर्ड स्लाइड हो जाएगा, सॉइल लिक्विफेक्शन होगा। ये एक फिनोमेना होता है जो हमें देखने को मिलता है अर्थक्वेक में, जिसमें क्या होता है सॉइल इतना ज़्यादा मूव कर देते हैं, ऐसे शेक करती है कि इट स्टार्ट टू सिंक ऑल द थिंग्स। सॉइल इतना ज़्यादा शेक करती है कि उसके अंदर चीज़ें, जैसे पानी के अंदर चीज़ें डूब जाती है ना, सॉइल के अंदर डूबना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सुनामी आती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स जाते हैं, फायर लग जाती है, और ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होता है, एवलांचेस गिरते हैं, मतलब बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर जाते हैं। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ता है, ठीक है ना। अब आता है अर्थ के स्ट्रक्चर में है क्या, ठीक है, अर्थ के अंदर है क्या। तो एक बात समझना, ये अर्थ है, ठीक। अर्थ की सबसे बाहर है क्रस्ट। क्या है अर्थ के बाहर, क्रस्ट। ओके, जैसे पिज्जा का क्रस्ट होता है ना सबसे बाहर, उस तरह से अर्थ के बाहर है क्रस्ट। उसके अंदर है मेंटल। क्या है, मेंटल। मेंटल के अंदर एक छोटा सा एरिया जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, इसके आगे बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में। फिर अंदर सबसे ज़्यादा डेंस एरिया दैट इज नोन एज कोर। कोर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक हमने बोला है इनर कोर, एक बोला है हमने आउटर कोर, सिंपल। अब इसको समझते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था, दैट इज मेजरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक मेजर करने के दो स्केल्स होते हैं। दो स्केल कौन कौन से है, एक है रिचर्ड स्केल, एक है मर्कली स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लेना, कन्फ्यूज हो सकते हो। रिचर्ड स्केल क्या मेजर करेगा, मैग्नीट्यूड को। मर्कली स्केल किसको मेजर करेगा, इंटेंसिटी को, ठीक है। तो एम से कंफ्यूज मत होना, मर्करी एंड मैग्नीट्यूड साथ में नहीं आएगा। मर्कली किसको करेगा, इंटेंसिटी, रिचर्ड करेगा मैग्नीट्यूड को, सिंपल। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रिचर्ड स्केल है उसका रेंज क्या है, 0 to 10। मर्कली स्केल का रेंज क्या है, 1 to 12। यहाँ पे यूपीएससी फंसा सकता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, एनर्जी रिलीज मतलब मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि डैमेज कितना हुआ है, ठीक है। तो जो विजिबल डैमेज होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, इंटेंसिटी से, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अर्थ इज मोर ऑफ लाइक अनियन रिंग्स, ठीक है। लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं, अलग अलग डेंसिटी के हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई सेमी विस्कस है। तो इस तरह से अर्थ का स्ट्रक्चर है। ओके, इसको समझते हैं डायग्राम से, फिर इनको रीड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन दिस इज द अर्थ। तो हमने ना इसमें से एक स्लाइस ले ली छोटी सी, ठीक है, दिस इज दैट स्लाइस। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। यहाँ पे आप और मैं रहते हैं, राइट, ये ओशन है हमारा। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसका ऑलमोस्ट 0 to 100 किलोमीटर की थिकनेस होती है, वेरी करती है जगह से जगह। उसके बाद आता है हमारा लेयर मेंटल। मेंटल कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे क्रस्ट खत्म होता है, एंड जहाँ पे कोर स्टार्ट होता है वहाँ से उसके बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं मेंटल, सिंपल। अब मेंटल में एक बात याद रखना है, वैसे तो ये सॉलिड होता है, बट जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना मेंटल की, जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, वो सेमी विस्कस होती है। दैट मीन्स आप इसको लिक्विड तो नहीं बोल सकते और सॉलिड भी नहीं बोल सकते, इट इज समवॉट इन बिटवीन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, नीचे से भी अच्छी खासी हीट आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे जो रॉक्स होती है वो मोल्टन हो जाती है, मतलब पिघल जाती हैं। एंड यही जो रॉक्स है वो बाहर वॉल्केनो से निकल के लावा की तरह बाहर आ जाती है, सिंपल। तो ये हमारा एस्थेनोस्फेयर हो गया। अब मेंटल का जो नीचे वाला पोर्शन है, मेंटल को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनर और आउटर, राइट। तो जो ये भी दोनों सॉलिड होते हैं। अब आता है हमारा कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर क्या है, जो सबसे इंटीरियर वाला पार्ट है ना, सबसे हाई डेंसिटी होती है। हमेशा याद रखना कि अगर आप डेप्थ में जाते जाओगे ना, अगर सरफेस से डेप्थ में जाते जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अब कोर में क्या है, बाहर वाला तो लिक्विड है, अंदर और जो सबसे सेंटर वाला दैट इज सॉलिड। ना यू मस्ट बी लाइक कि लिक्विड सॉलिड क्यों हो रहा है ये, क्यों यहाँ पे लिक्विड है, क्यों यहाँ पे सॉलिड है। तो इसको समझते हैं। एक बात समझो, यहाँ पे लिक्विड क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम हीट है, और जो रॉक्स है
वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तभी तो यहाँ से एस वेव पास नहीं हो पा रही थी, एस वेव लिक्विड से पास ही नहीं होती, इसलिए यहाँ से पास नहीं हो पा रही थी। अब हमें किसने बताया कि यहाँ पे लिक्विड है, हमें एस वेव ने बताया कि जो कोर है उसका जो बाहर वाला एरिया दैट इज लिक्विड। सिंपल। अब ये वाला सॉलिड क्यों है, फिर यहाँ तो टेम्परेचर और ज़्यादा होना चाहिए था, जितना डेप्थ में जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इनर से तो आउटर से तो इनर वाला जो कोर है वो और गर्म होना चाहिए था और लिक्विड होना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं है। इसमें कंसेप्ट समझना बहुत ध्यान से। देखो ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होता है, इजंट इट, एकदम पास पास में होंगे। ये लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा दूर दूर होंगे। ओके, फिर ये क्या है, गैस है, गैस में तो बिल्कुल ही दूर दूर होंगे। अब मैंने क्या किया, अगर मैं ये जो लिक्विड है जिसमें थोड़े दूर दूर पार्टिकल्स है, इस पर ह्यूज प्रेशर लगाऊं, बहुत सारा प्रेशर लगाऊं कि सारे पार्टिकल्स आसपास आ जाए, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे। और ये क्या होता है, यही होता है हमारा सॉलिड। तो यहाँ पे अगर मैंने लिक्विड पे प्रेशर लगाया, हर जगह से ह्यूज प्रेशर लगाया, तो सारे एटम्स पास पास में आ जाएंगे बिल्कुल, और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर कोर में क्या हो रहा है, जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर, ठीक है। और आउटर कोर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है एज कम्पेयर टू प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर कहाँ से आया, ऊपर इतनी ह्यूज लेयर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की जो लेयर है अर्थ की, उसका इतना ह्यूज वेट है कि वो बहुत प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन इनर कोर। समझ गए क्यों सॉलिड है क्यों लिक्विड है। आगे बढ़ता है। अब देखो देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटीज, हमने देखा अलग अलग डेंसिटीज हम देखेंगे अभी, जैसे यहाँ पे 3 होती है, फिर 3.7 होगी, फिर यहाँ पे 13 होती है, अलग अलग डेंसिटीज होती है, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है जैसे हम अंदर जाएंगे डेप्थ में। अब डेंसिटी तो नीचे जाके इंक्रीज हो रही है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि ये एक लाइन है, यहाँ पे डेंसिटी है 3, यहाँ पे डेंसिटी है 7, ऐसा तो नहीं होगा। एक जोन ऑफ ट्रांजिशन होना चाहिए बीच में, राइट। तो इस जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है जहाँ पे एक डेंसिटी और दूसरी डेंसिटी के एरिया को हम डिफर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। वेरी सॉरी, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसकंटिन्यूटी। समझ गए। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, मान लो ये 2 लेयर है, ये है हमारा आउटर क्रस्ट, ठीक है, और ये है इसके नीचे हमारा एस्थेनोस्फेयर। तो इसके बीच में क्या होगा, एक ना डिसकंटिन्यूटी होगी। समझ गए। तो ये जो लेयर है जिन दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है, जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें भी ना अलग अलग नाम है, एनसीईआरटी में सारे नहीं दे रखे हैं, केवल मोहोरोविक दे रखा है, तो आपको स्टिल सारे पढ़ लो, यूपीएससी पूछ सकता है मैच द कॉलम करके, ठीक है। तो जो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट होता है ना, उसके बीच में आता है हमारा कोनार्ड। इसको लिख लेना, स्टार मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या आएगा, ये क्रस्ट है और ये मेंटल, इसके बीच में क्या आएगा, हमारा मोहोरोविक। सिंपल। अब मेंटल में भी क्या होता है, इनर और आउटर होता है, इनर है आउटर है, इनर और आउटर के बीच में क्या आएगा, रेपेटी। सिंपल। अब मेंटल और कोर के बीच में क्या आएगा, मेंटल एंड कोर के बीच में आएगा ग्यूटेनबर्ग। एंड फाइनली कोर में भी क्या है, इनर है आउटर है, इनर और आउटर के बीच में क्या आएगा, लेमन, ठीक है। तो कोनार्ड, मोहोरोविक, रेपेटी, ग्यूटेनबर्ग एंड लेमन। सिंपल। तो ये हमारा जितना भी कहानी थी इनर लेयर की वो थी। अब इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो क्रस्ट के बारे में देखते हैं। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, ठीक है। एक बात याद रखना, स्टार मार्क करके, ओशन क्रस्ट थिनर होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा थिक होता है, ठीक। यूपीएससी ने डायरेक्ट देखना, अभी हम देखेंगे खुद अभी आप देखना कि लाइन बाय लाइन उठा के क्वेश्चन बना रहा है, तो एक एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पर स्टार मार्क कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ओशन जो क्रस्ट है थिनर होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा थिक होता है। एवरेज थिकनेस कितनी है इसकी, 5 and 30 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली, ओके। उसके बाद हिमालयस पे थिकनेस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तो 70 किलोमीटर समथिंग है। ये किलोमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ओशन का क्रस्ट पतला होता है एंड कॉन्टिनेंट का क्रस्ट कंपैरेटिवली मोटा होता है। इसकी एवरेज डेंसिटी हमने क्या निकाली, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कॉन्टिनेंट की, एंड ओशन की कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आते हैं मेंटल पे। अब मेंटल में क्या है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी में देखा, मोहोरोविक जो डिस्कंटिन्यूटी थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बियॉन्ड क्रस्ट जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, मेंटल। सिंपल। अब मेंटल के अंदर भी ऊपर सबसे ऊपर एक लेयर होती है दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो का मतलब क्या है, वीक। वीक मतलब जो रॉक्स यहाँ पिघल गई हैं, दे आर नॉट सॉलिड, दे आर लिक्विड इन नेचर, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्मा। यहीं से वोल्केनो जो होता है ना, वोल्केनो में बाहर लावा निकलता है, वो इसी चैम्बर से आता है मैग्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डेंसिटी देख लेते हैं। इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट की कितनी थी, 3 थी, ठीक है। उसके बाद इसमें बोलेंगे जो लोअर मेंटल होता है इट इज सॉलिड इन नेचर। अगेन टेम्परेचर ज़्यादा है बट यहाँ पे प्रेशर विल प्ले मोर रोल। फिर आता है कोर। कोर में अगेन हमें क्या बात याद रखनी है, जो आउटर कोर इट इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड जो इनर कोर है दैट इज इन सॉलिड स्टेट। हम ऑलरेडी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं क्यों है। एंड इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है, अब सॉरी डेंसिटी कितनी है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमें देखने को मिलता है, जैसे नीफे मतलब निकल एंड आयरन, ठीक है। Fe हमारा आयरन का हो गया, Na निकल का हो गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो
क्रोनोलॉजी समझो हमने किस तरह से पढ़ा। हमने ये चीज़ें पढ़ी कि सबसे पहले तो किस तरह से यूनिवर्स बना, उसके बाद किस तरह से प्लैनेट्स बने, किस तरह से अर्थ बना, अर्थ के अंदर की लेयर्स क्या है, हमें अर्थ के बारे में पता कैसे चला, अर्थक्वेक से और वॉल्केनो से, राइट। तो हमने अर्थक्वेक भी पढ़ ली अच्छे से, अर्थ की लेयर्स भी पढ़ ली, सीस्मिक वेव्स भी पढ़ ली, एस वेव, पी वेव। अब हम थोड़ा वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में डायरेक्टली एक एक वर्ड उठा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे पूछा क्वेश्चन, बट लेट्स हैव अ लुक। 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो वॉल्केनो है उसके अंदर से क्या निकलता है, तो देखो एशेस निकलती है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है सी, यही क्वेश्चन तो एग्जैक्ट उठा के उन्होंने दिया है, बिल्कुल हिलाया डुलाया भी नहीं है, ठीक है। तो पायरोकैलिस्टिक डेब्रिस, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, यही तो दिया था, ऑक्साइड्स देके यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था। तो देखो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो हमें ना एक एक लाइन पर फोकस करना है। सो लेट्स स्टडी। तो वॉल्केनो सबको पता है क्या होता है, जब भी एस्टेनोस्फेयर से जो मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन रॉक्स है, जब वो बाहर आती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन, मतलब जो माउंटेन्स के थ्रू नहीं बोलेंगे, जो वॉल्केनो के थ्रू बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्केनो। सिंपल। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, गैसेस बाहर आती है, वाटर वेपर बाहर आते हैं, अलग अलग टाइप की गैसेस होती है, जैसे भी हमने देखा सल्फर के कंपाउंड होते हैं, आर्गन होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, उसके अलावा एशेस बाहर आता है, ठीक है। और काफ़ी सारे छोटे छोटे रॉक्स के मटेरियल्स, मतलब रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े भी बाहर आते हैं, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं आगे। तो मेंटल में क्या होता है, एक वीक जोन होता है जिसको बोलता है एस्टेनोस्फेयर। इसी एस्टेनोस्फेयर में जो मैग्मा होता है वो हमारा बाहर आता है, सिंपल। अब हम देखते हैं कि जो बाहर लावा आया उसमें है क्या क्या चीज़ें। तो एक तो बोल रहा है पायरोक्लास्टिक डीब्रिस। तो डीब्रिस मतलब क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े जो ज़मीन के अंदर थे, अब वो बाहर आ गए, उनको हमने क्या बोला, पायरोक्लास्टिक डीब्रिस। वोल्केनिक बॉम्ब्स, एशेस, डस्ट, गैसेस। अब गैसेस कौन कौन सी, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। इंपॉर्टेंट है, अगले साल यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। पहले भी आ चुका है ये नाइट्रोजन सल्फर वाला, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगेन 100% डूएबल फ्रॉम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो आगे बढ़ता है। वोल्केनोज में देखते हैं अलग अलग टाइप के वोल्केनो। वोल्केनो के टाइप्स देखने से पहले चीज़ समझना, बहुत नॉर्मल सिंपल सा कंसेप्ट है। एक होता है कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, बेसिकली जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ सकता है सॉलिड में, उसको ही आप समवॉट लिक्विड में मानो, तो इट इज विस्कोसिटी। लेट्स कीप इट असाइड। कोई चीज़ ज़्यादा गाढ़ी है, इसको लिख लो अपन। आई बिलीव कि ना कोई चीज़, जैसे इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी तो हिंदी में लिख लिया करो, वो चीज़ याद रहती है। कोई चीज़ अगर गाढ़ी ज़्यादा है ना तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और कोई चीज़ लिक्विड ही ज़्यादा है, मतलब फ्लूइड बोल सकते हैं, फ्लूइड, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, ये हमेशा याद रखना। मतलब जो पानी है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी क्योंकि फ्लो जाता है ना बहुत आराम से, बहुत ईजिली फ्लो जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। अब यहाँ पे इमेजिन करो सूजी का हलवा। सूजी का हलवा क्या होता है, गाढ़ा होता है, वो इतनी ईजिली फ्लो नहीं होगा, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी फ्लूइडिटी हो जाएगी कम, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी ज़्यादा, फ्लूइडिटी हो जाएगी उसकी कम। तो फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, मतलब अगर फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल। अब एक और बात समझना, मान लो ये वोल्केनो है और इसके अंदर मैंने पानी डाल रखा है, क्या डाल रखा है, पानी, मतलब वाटर डाल रखा है। अब इसके बाहर मान लो मैंने वाटर को पंप किया तो बहुत इजीली पानी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि पानी तो गीला सा है, बहुत पतला सा है, तो इजीली फ्लो हो जाएगा। अब लेट से मैंने इसके अंदर सूजी का हलवा डाल दिया, तो जब मैं अगर नीचे से इसको पंप करूँगी तो बहुत एरोजन की तरह ये फूटेगा इधर उधर, राइट, क्योंकि नीचे से गैस भी आती है ना, वोल्केनो के अंदर ना गैस भी बहुत सारी होती है। तो अगर पानी है तो बहुत ईजिली गैसेस बाहर निकल जाएंगे, पानी यहाँ पे ईजिली बह जाएगा। बट अगर बहुत गाढ़ा कोई सब्सटेंस है तो बहुत इरोजन, मतलब इरोजन ही, एक्सप्लोजन होगा, ह्यूज अमाउंट में एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में याद रखना। क्या याद रखना है कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब फ्लूइडिटी कम है, इसका मतलब एक्सप्लोजन होगा ज़्यादा। दूसरी बात, अगर विस्कोसिटी कम है मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सप्लोजन होगा कम। और इसमें एग्जाम्पल लिख दो वाटर का और यहाँ पर लिख दो सूजी का हलवा, ठीक है। आई नो थोड़ा स्टूपिड है, बट ऐसी चीज़ें याद होती हैं, ऐसे कंसेप्ट दिमाग में रह जाता है। तो अब आता है हमारा शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता, ठीक है। सिंपल सादा नॉर्मल लाइफ जीने वाला वोल्केनो है, कभी कभी फट जाता है, ज़्यादा नखरे नहीं करता, ठीक है। दैट इज़ हवाईयन वोल्केनो इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। इसमें बसाल्ट फ्लो होता है। बसाल्ट फ्लो मतलब इसमें एक इग्नियस मॉल्टन इग्नियस रॉक्स जिससे बनती है ना, उसका ही मॉल्टन लावा यहाँ से बाहर फ्लो होता है। और ये बिल्कुल भी आप ये बोल सकते हो एक्सप्लोजिव नहीं होता। दे आर लार्जेस्ट, ये याद रखना, दे आर लार्जेस्ट, ठीक है। और ये एक्सप्लोजन नहीं होता अनटिल अनलेस अगर इसमें वाटर एडेड है, ठीक है। अगर इसमें वाटर एडेड है तो इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, वरना इसमें एक्सप्लोजन नहीं होता, ठीक। इसको पढ़ते हैं।
तो बहुत स्टीप नहीं होता, वेरी फ्लूइड है। अब देखो मैंने आपको बताया फ्लूइड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्लोजन कम होगा। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे अगर वाटर ऐड कर दिया आपने तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, वरना इसका क्या है, लो एक्सप्लोजिविटी है। सिंपल। फिर आते हैं हम कंपोजिट वॉल्केनो में। कंपोजिट का मतलब ही क्या है कि इसमें कुछ चीज़ अलग अलग, देर आर सम यूनिट्स, ठीक है, वन बाय अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देर आर सेवरल लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। क्या है, सेवरल लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। अब इसको समझते हैं अच्छे से। सी, इसको डायग्राम की तरह ड्रॉ करेंगे। मान लो ये एक वॉल्केनो है, ठीक है, दिस इज अ वॉल्केनो एंड ये इसका वेंट है और यहाँ से हमारा लावा ऊपर आ रहा है। तो क्या वो लावा बाहर आया, ये लावा है, ये लावा की एक नई लेयर है, ठीक है, और ये सॉलिडिफाई हो गया। अब ये सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। फिर एक और लावा की लेयर आई, ये भी सॉलिडिफाई हो गई। फिर एक और लावा की लेयर आई, ये भी सॉलिडिफाई हो गई। तो बेसिकली जो ओरिजिनल ये था ना, ये तो ओरिजिनल आप बोल सकते हो वॉल्केनो था, इसके ऊपर ये अलग से एक्स्ट्रा लेयर आ गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेयर बाय लेयर आपको वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे, मतलब एक ही वॉल्केनो पे अलग अलग सॉलिडिफाइड लेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक बात खुद सोचो, यहाँ पे अगर लावा निकल के सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब बहुत गाढ़ा लावा होगा, दूर तक फैल ही नहीं पाया होगा, उससे पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, राइट। वो वॉल्केनो से बह के नीचे तक जाता है, उससे पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे विस्कोसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, फ्लूइडिटी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। तो मोर विस्कस, सिंपल, एंड फ्लूइडिटी कंपैरेटिवली क्या होगी, इसमें कम होगी, ठीक है। मोर विस्कस एंड फ्लूइडिटी कम होगी, इसी वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा। अगेन कंसेप्ट याद रखो, विस्कोसिटी ज़्यादा तो फ्लूइडिटी कम, तो एक्सप्लोजन ज़्यादा। सिंपल। यहाँ पे भी क्या है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स हैं, एशेज हैं। अगेन यूपीएससी वापस अपनी चीज़ रिपीट कर, मतलब यूपीएससी ये चीज़ पे पूछा था, राइट। तो यहाँ पे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है हमारा कैल्ड्रा। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव वॉल्केनोज होते हैं, इतने एक्सप्लोजिव होते हैं कि खुद ही का नुकसान कर देता है। कैसे, मान लो ये एक वॉल्केनो है, ये एक वॉल्केनो है, ठीक है, दिस इज़ दी वॉल्केनो, इसके नीचे ये वेंट है एंड यहाँ से मैग्मा आया बाहर। अभी इतना विस्कस होता है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है कि बहुत ह्यूज इरप्शन के बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ इनका इरप्शन होता है। एंड इसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, ये फट जाती है एंड इट टेंड्स टू लुक समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जो पहले ऐसा था ना, वो अब ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसका टॉप मोस्ट जो पार्ट था वो तो उड़ ही गया, खत्म ही हो गया। तो ये इतना खुद का नुकसान कर देता है कि अपना जो टॉप लेयर होती है उसको ही कोलैप्स कर देता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कैल्डेरा। सिंपल। आगे बढ़ता है। फिर आता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। नाउ व्हाट इज फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस? फ्लड का मतलब क्या है, कोई चीज़ बह रही है। कोई चीज़ कब बहेगी, जब वो ज़्यादा फ्लूइड होगी, जब वो विस्कस कम होगी। तो क्या इसमें एक्सप्लोजन होगा? नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे फ्लड का मतलब क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, विस्कोसिटी कम है। सिंपल। बसाल्ट का मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर से, अर्थ के लेयर के अंदर से बाहर मैग्मा आया एंड सॉलिडिफाई हो गया, उसने अपनी रॉक्स बना ली। प्रोविंस क्या है, मतलब बहुत ह्यूज लेयर, ह्यूज डिस्टेंस तक ये सॉलिडिफाई हो रहा है। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का मतलब क्या है, जब ज़मीन के अंदर से बाहर लावा आता है और बहुत दूर दूर तक, काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स तक, ठीक है, मतलब शहरों पार करके, जितने इंडिया में बड़े बड़े स्टेट्स हैं उतने बड़े बड़े एरिया में सॉलिडिफाई हो जाता है बह के, एंड देन इट क्रिएट्स फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र में इसको मिलेगा। सिंपल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। बट इतना समझ लो, जिस तरह से वॉल्केनो अर्थ के ऊपर होता है ना, उसी तरह से ओशन के अंदर भी होते हैं। क्या होता है बेसिकली, देयर आर चेन्स ऑफ माउंटेन। जैसे ये ओशन का अगर फ्लोर है तो यहाँ पे चेन ऑफ माउंटेन्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक एरिया होगा जहाँ से लावा बाहर पोर आउट होता रहता है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस। इसको बहुत अच्छे से हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी बस इतना समझ लो कि वॉल्केनोज हमारे ओशन के अंदर भी होता है। सिंपल। फिर आता है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लैंडफॉर्म्स वैसे यूपीएससी का फेवरेट है। तो लैंडफॉर्म्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, इंट्रूसिव मतलब अंदर। मतलब इफ दिस इज द लेयर ऑफ अर्थ, अगर बाहर कोई चीज़ सॉलिडिफाई हुई है दैट विल बी एक्सट्रूसिव, अगर वो अंदर सॉलिडिफाई हुई है तो दैट विल बी इंट्रूसिव। इंट्रूसिव को हम और क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। सिंपल। तो प्लूटोनिक रॉक्स को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे ना यूपीएससी ऑलरेडी प्राइमरी रॉक्स के बारे में पूछ चुका है, तो पीपल बोल रहे हैं कि प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं, वी हैव नो आइडिया। तो इस तरह से छोटे मोटे में ना फंसा के आपको यूपीएससी पूछ लेगा। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इनका मतलब लिख लिया करो, उनको अच्छे से पढ़ा करो।
एक भी वर्ड हमें छोड़ना नहीं है, सिंपल। तो प्लूटोनिक रॉक्स अगर कोई पूछे आपसे क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, मेंस में मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके प्लूटोनिक रॉक्स क्या है, तो ये पूरा ना डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक एक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल कहाँ है इंडिया में, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम NCERT के थीम्स से भी ना मेंस को प्रिपेयर करते हैं। तब समझते हैं कि व्हाट आर प्लूटोनिक रॉक्स, जो सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गई है, बट इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमने इनको अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक, किस तरह से वो सॉलिडिफाई हुआ है, कौन सी शेप में है, हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको देखो, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है और इसके नीचे ही कुछ रॉक्स है जो सॉलिडिफाई हो गई है, ठीक है। ये पूरा लावा था, मतलब ये पूरा मैग्मा था पहले, ठीक है। और यहाँ से ऊपर आने की वजह से ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ तरह से सॉलिडिफाई हो गया है। अभी सॉलिडिफाई हो गया है तो इसने कुछ रॉक फॉर्म्स बना लिए। अब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक रॉक है, ये रॉक है, ये सॉलिडिफाई हो गई, ठीक, यहाँ पे मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया। अब इरोजन हुआ इस लेयर का, तो ये इवेंचुअली बाहर आ जाएगा, तब हमें पता चलेगा ओके दिस वाज वंस लावा, नाउ इट इज सॉलिडिफाइड, एंड इरोजन के बाद ही हमें बाहर देखने को मिलेगा, सिंपल। अब इसके टाइप्स पे आते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये अर्थ की लेयर है, नीचे क्या है, मैग्मा चैम्बर है एस्ट्रोनोस्फेयर में, मतलब इसमें मैग्मा है बहुत सारा, यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा वॉल्केनोज के थ्रू, ठीक है। बट देयर आर टाइम्स के ना वॉल्केनोज के थ्रू बाहर नहीं आ पाता, वो यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है सारा, नहीं इधर कभी टॉप मोस्ट लेयर हमारी सॉलिडिफाई हो जाती है। तो मैग्मा चैम्बर की जो टॉप मोस्ट लेयर अगर सॉलिडिफाई हो जाती है, इसको क्या बोलेंगे हम, बैथोलिथ। क्या बोलेंगे, बैथोलिथ। मतलब नीचे जो मैग्मा चैम्बर है उसका अगर ह्यूज पार्ट, ये पूरा का पूरा, देखो इतना बड़ा पार्ट पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, बैथोलिथ, सिंपल। नाउ बैथोलिथ से हमेशा ना ये जो लावा है ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, टुवर्ड्स सरफेस जाने की कोशिश करेगा, तभी तो वोल्केनो बन रहे हैं, राइट। मान लो सरफेस पे जाने की कोशिश करता है बट ऊपर तक तो आ नहीं पाता, और यहाँ पे सॉलिडिफाई होता है किस शेप में, इस शेप में अगर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लैकोलिथ। क्या बोलेंगे, लैकोलिथ। बट अगर मान लो इस शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको बोलेंगे लैपोलिथ। बेसिकली अगर कटोरी सीधी है तो उसको बोलेंगे लैपोलिथ, अगर कटोरी उल्टी है, डोम शेप है, तो उसको बोलेंगे लैकोलिथ, सिंपल। इसके नीचे ना एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये अगर ऐसा दिख रहा है तो उसके नीचे एक पाइप भी तो दिख रहा है आपको। ये पाइप क्या है, बेसिकली जो बैथोलिथ है ना, यहाँ से लावा ऊपर गया और फिर इस शेप में जाके सॉलिडिफाई हो गया। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैकोलिथ एंड लैपोलिथ, बता दोगे कि लैकोलिथ कैसा है, ये है, लैपोलिथ कैसा है, ये है, ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है कि कभी कभी ना ऐसे लेट में, मतलब हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्स। मतलब अगर मैग्मा ऐसे सॉलिडिफाई हो गया, ऐसे इस लेयर में इस तरह से सॉलिडिफाई हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सिल्स। क्या बोलेंगे, सिल्स। बट अगर मैग्मा ऐसे सॉलिडिफाई हो जाए, तो इस शेप में सॉलिडिफाई हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे डाइक्स। क्या बोलेंगे, डाइक्स। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर कटोरी उल्टी है तो क्या है, लैकोलिथ। अगर कटोरी सीधी है तो दैट इज लैपोलिथ। अगर लेटे लेटे मतलब हॉरिजॉन्टली इस तरह से सॉलिडिफाई हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सिल्स। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में वर्टिकली सॉलिडिफाई हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डाइक्स, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसको बस रीड आउट कर लेते हैं। तो बैथोलिथ्स क्या है, बैथोलिथ्स इज नथिंग कि हमारा जो डीप इनसाइड द क्रस्ट, ठीक है, अगर हमारा जो मैग्मा चैम्बर है वो सॉलिडिफाई हो गया तो उसको बोलेंगे हम बैथोलिथ्स, सिंपल। उसके बाद आता है लैकोलिथ। तो अब इसका ना डेफिनेशन देख लो, हम कटोरी उल्टी सीधी तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली एग्जाम में। तो व्हाट आर लैकोलिथ, दे आर डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज विद लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, डोम शेप है और उसके नीचे पाइप जैसा है, सिंपल। फिर आता है लैपोलिथ। लैपोलिथ मैंने आपको बता ही दिया है, इससे पहले एग्जाम्पल याद रखना, ये कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है, सिंपल। लैपोलिथ में क्या है, सॉसर शेप होगा। फिर आता है फैकोलिथ। अब आप बोलोगे फैकोलिथ क्या है, तो फैकोलिथ में ना इस तरह से सॉलिडिफाई होता है, वेव्स की तरह, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, ठीक है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन, इस तरह से सॉलिडिफाई होता है, तो उसको बोलता है फैकोलिथ, सिंपल। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई नोट्स हो, स्टिकी नोट्स हो, तो उसमें ना एक एक की डेफिनेशन लिख के छोटा छोटा डायग्राम उसके आगे आगे बना दो। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे ये डायग्राम है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, एक पे लिखा लैकोलिथ, फिर लैपोलिथ, फिर सिल्स, डाइक्स, और उसके आगे छोटा छोटा डायग्राम बना दिया, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जैसे ये ऐसे हो गया और इस तरह से मैंने डायग्राम्स बना दिया। तो मेरी को रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जितना रिवाइज करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये हमारा लैपोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, सिल्स हो गया, सिंपल। तो फाइनली वी आर डन, इतना ही हमें करना था, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन कनेक्ट विद मी, टेक्स्ट मी, और मुझे बता सकते हो कि वेयर आई कैन इम्प्रूव, व्हाट एल्स यू वांट
ठीक है। और बाकी मेक दिस रूल कि जो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो उससे पहले जस्ट रिवाइज दिस वन। इससे क्या होगा ना, एक ऑब्वियसली एक अच्छा, आप बोल सकते हो रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, और एक डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाएगा कि मैं नेक्स्ट क्लास तभी देखूंगा जब मैं इसको रिवाइज करूंगा। सिंपल। तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड हमने खुद देखा भी, हमने 2 नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमने देखा है, उसमें हमने इतने सारे PYQ देख लिए। मैं PYQ केवल 2023 एंड 24 वाले ही बता रही हूँ। अगर आप 1990 से देखो तो पता नहीं कितने सारे PYQs इन चैप्टर्स में से आ चुके हैं। आगे जो चैप्टर है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी केवल बेस क्रिएट हुआ है हमारा, अब हम एक्चुअली ज्योग्राफी में घुसेंगे, अभी हम घुसे नहीं है ज्योग्राफी में। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एल नीनो लानीना, ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। सिंपल। तो गो होम, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी एनीथिंग यू वांट मी टू डू, लेट मी नो। सो इट वाज रियली नाइस meeting you for the first time. So take care, all the best, bye.